8th नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि यदि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर 8 है, और हमको एक कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एवं रेखा x इज इक्वल टू 4, एक लाइन भी दी गई है x इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इज इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात करिए। एक लाइन हमको और उन्होंने दी हुई है, दैट इज x इज इक्वल टू a। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। लिखा हुआ यदि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एवं रेखा x इज इक्वल टू 4, वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, रेखा x इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों से घिरा हुआ जो एरिया होगा वो रेखा x इज इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में बंट जाता है। मतलब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया होगा उसमें जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके खींचते ही वो वाला हिस्सा दो भागों में डिवाइड हो जाता है और उन दोनों भागों का एरिया आपस में कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो a का मान ज्ञात करना है उस समय आपको। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको याद होगा कि हम इन वक्र का, लाइंस का जिक्र करेंगे कि इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने बहुत बार आपसे बोला है कि जब तक आपको फिगर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी आपको ये सब करने में। सबसे पहले मैं कर्व के बारे में जानकारी ले लेता हूं। ये कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब आप ध्यान से देखें, ये कर्व x में एक घात है, y में द्विघात है, और ये पहचान तो पैराबोला की है, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, और इसकी हम तुलना कर लेते हैं किससे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x से तुलना कर देंगे। तो y की जगह y, x की जगह पे x, 4a की जगह पर 1 इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/4। अब इस परवलय के बारे में जानकारियां हासिल करिए। परवलय को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको 2-3 बातें तो मालूम होनी ही चाहिए। एक तो उसका शीर्ष पता होना चाहिए, उसकी एक्सिस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले शीर्ष उसके क्या होंगे, इनको बताइए। ये जिससे भी आपने कंपेयर किया है इसका शीर्ष क्या होता है, 0,0, तो इसका भी शीर्ष क्या होगा, 0,0। क्यों, क्योंकि x की जगह पर x और y की जगह पे y है। अगर x की जगह पर x ना होकर कुछ और होता, x-2, x+4, तो बदल जाता शीर्ष उसका कुछ, अदरवाइज यही रहेगा। अक्ष कौन सी होगी, पहले तो ये पता लगाइए। हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो 4ax टाइप का इसे आप कहां पर बनाते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस पर बनाते हैं। तो अक्ष तो इसकी होगी x अक्ष पर, इसका फेस किस तरफ खुलेगा, प्लस x देख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इसका फेस खुलेगा। पॉजिटिव x एक्सिस में इसका फेस होगा। वैसे हमको फोकस की जरूरत नहीं है इसके नाभि की, लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना मत निकालिए, कोई जरूरत नहीं है आपको। लाइंस की बात करिए तो यहां पर एक लाइन देखिए मेरे पास जो है, एक तो है x इज इक्वल टू 4। ये किस टाइप की लाइन है, तो आंसर है ये x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है। x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है। अगर ये x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है तो इससे क्या जानकारी हासिल हुई कि x इज इक्वल टू h टाइप की हर लाइन y अक्ष के समांतर होती है। तो ये लाइन y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है और कहां से जाती है, +4 डिस्टेंस से।
+4 दूरी से गुजरती है। एक दूसरी लाइन भी है हमारे पास जो कि x = a है, इसका भी तो टाइप यही वाला है, आप देखो तो ये भी x = h टाइप की ही लाइन है। अगर h टाइप की ही लाइन है तो ये भी y अक्ष के कैसी होगी, समांतर, y अक्ष के समांतर +a दूरी से गुजरती है। ठीक है, अब हमको पैराबोला और दोनों लाइंस के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम चाहें तो इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, तब हमको उसका रिक्वायर्ड रीजन पता लगेगा। रीजन मीन्स क्षेत्र, x डैश x y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके निर्देश 0,0 होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पैराबोला बनाना चाहते हैं। पैराबोला x अक्ष पर बनेगा और उसका फेस पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन पे रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस इधर रहेगा, शीर्ष 0,0 पर आएंगे, इसलिए ये ऐसा पैराबोला बनेगा। समझ आया? शीर्ष कहां पर हमने कर दिए, 0, 0 पर, x एक्सिस पर हमने बनाया और फेस पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ हमने इसका ओपन कर दिया। इसकी हम इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है x = y²। यही तो इक्वेशन थी इसकी, बन गया पैराबोला। बाकी तो कुछ करना नहीं है मुझे, ना भी हमने बनाई नहीं तो जरूरत नहीं है मुझे। लाइन के बारे में आइए, y अक्ष के समांतर +4 डिस्टेंस से। y अक्ष कौन सा है, y अक्ष हमारे पास ये आप देख रहे हैं, इसके समांतर रहनी चाहिए लाइन। इसके समांतर का मतलब है लाइन को ऐसा ही कहीं होना चाहिए। अब +4 डिस्टेंस से भी जाना है तो y अक्ष के समांतर भी हो, डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो, तो हम उसको किधर बनाएं, y अक्ष के राइट साइड में ले जाएं या y अक्ष के लेफ्ट साइड में बनाएं, हम उसको राइट साइड में बनाएं। 4 डिस्टेंस से होकर जाएगी वो, तो 4 डिस्टेंस यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस 4 डिस्टेंस है। ये हमने ऐसा बना लिया और ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 4,0। वेरी गुड। x एक्सिस पर मूल बिंदु से 4 दूरी पर है तो 4,0। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी लाइन हमने बना दी, ये लाइन हमने बना दी x = 4। एक और लाइन बनानी है, x = a लाइन बनानी है। फिर एक चीज और मैं बताऊं, इन दोनों से घिरा हुआ एरिया कितना है आप ध्यान से देखें। ये पूरा एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ही इस परवलय और इस लाइन से घिरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो थर्ड लाइन बनाएंगे x = a, ये भी y अक्ष के समांतर है और +a डिस्टेंस से जाती है। y अक्ष के समांतर है, +a डिस्टेंस इधर रहेगी कि इधर रहेगी, उधर ही रहेगी। +a डिस्टेंस मान लीजिए कहीं पर है, मान लेते हैं कि यहां पर है +a डिस्टेंस। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस +a के बराबर है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a,0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका कुछ नाम रख देता हूं, इसका कुछ नाम रख देते हैं, O, इसको हम A लिख देते हैं, इसको B, C, D, इस पॉइंट का नाम E, इस पॉइंट का नाम हम F रख देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें तो A की वैल्यू देखिए चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
दिस ए, कि ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन पर फिर से आप याद करिए या आप पढ़ के देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और लाइन x इज इक्वल टू 4 से जितना भी एरिया बाउंडेड है उस पूरे एरिया को x इज इक्वल टू a वाली लाइन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। यही तो बोला गया था। अब आप ध्यान से देखें, परवलय और x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड एरिया कितना था, ये पूरा हिस्सा था इसका, ये पूरा इतना, पूरा ये। हमने जब x इज इक्वल टू a लाइन खींची तो वो लाइन ऐसी आ गई। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ये जो लाइन खींची गई है इसने पूरे रीजन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इससे आप क्या समझे, इससे हमको ये समझ में आया पूरा हिस्सा ये था हमारा, पूरा ये, इस लाइन ने दो बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब इस वाले हिस्से का एरिया और इस वाले हिस्से का एरिया इसका आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आपका ऐसा ही तो फिगर है, देखिए ये पैराबोला था, ये लाइन थी, तो पूरा एरिया तो इतना आया, लेकिन जब हमने बीच में x इज इक्वल टू a वाली लाइन बना दी तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो बता रहे हैं हमको। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये वाला एरिया निकालेंगे पूरा और ये वाला एरिया भी हम निकालेंगे पूरा, और क्वेश्चन के मुताबिक दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। समझ आ गया? अच्छा, चलिए सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ रीजन, कौन से रीजन का एरिया? ओ ई ए डी ओ, इस तरह का पूरे का एरिया हम निकालने चल रहे हैं। पहले एरिया ऑफ रीजन ओ ई ए डी ओ इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? आपने पूरे अभी तक 7 क्वेश्चंस इसके लगाए, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं, तो आप इस एरिया को कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, मैंने कई बार आपको बताया है। अगर इसका पूरा एरिया आपको चाहिए तो आप एक काम करिए, इतने का एरिया आप निकाल लीजिए, इतने का, और उसका क्या कर दीजिएगा, उसका दोगुना कर देना तो पूरा आ जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको करना है दोगुना। किसका दोगुना करना है? आंसर है इतने एरिया का दोगुना करना है। एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन? ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ, 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ओ। ओ ए डी ओ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लेते हैं। इसमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें पट्टियां बनानी पड़ती हैं ना, तो हमने ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप्स इस पे बना ली। ये हमने बनाई वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है? अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है और हर स्ट्रिप की विड्थ हम मान लेते हैं dx है, तो बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? y इंटू डी एक्स फॉर्मूला लगाएंगे, और ये y कर्व के नीचे का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो कर्व से y की वैल्यू निकाल के लाएंगे। कर्व से लिमिट्स भी जरा बता दीजिए कि लिमिट्स क्या होंगी। आप इसका एरिया पता लगा रहे हैं ना, केवल इतने का। dx आपने लिखा है तो दो बातें मैंने हमेशा आपको बोली हैं, x एक्सिस से ही लिमिट लेना और x की ही वैल्यू लेना। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ है एरिया? हम जब x एक्सिस पे चलना शुरू हुए तो यहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके पहले तो ये एरिया नहीं था। यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक है? यहां तक। इसके बाद भी तो ये वाला तो नहीं है ना,
दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो लिमिट क्या होगी, हमें लिमिट केवल यहां से और यहां तक की लेनी है बस। तो लोअर लिमिट के लिए क्या लेना, 0, यहां पर जाके x की वैल्यू कितनी है, a, ये अपर लिमिट होगी। सो फ्रॉम 0 to a, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2 into कर्व से y की वैल्यू निकालिए, कर्व से y की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट एक्स आएगी। अंडर रूट एक्स मीन्स x टू द पावर 1/2, साथ में dx फ्रॉम 0 to a, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे आप, x to the power n plus 1 upon n plus 1, then it will become x to the power 3/2 upon 3/2 from 0 to a। ये 3/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में लिमिट अप्लाई करने में इसका कोई यूज नहीं है, ये यहां पर बाहर आ जाएगा। तो 4/3 बना लेगा, अंदर x टू द पावर 3/2 बचेगा, उसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, a टू दी पावर 3/2, फिर माइनस लगाएंगे, इसी x की जगह 0 लिखेंगे। सॉल्व करिए, 4/3 a टू दी पावर 3/2, ये इसका एरिया आ गया। इसको मैं मान लेता हूं a1, OEADO, OEADO, इस पूरे का एरिया हमने मान लिया a1 है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 a टू दी पावर 3/2। अब दूसरा वाला वो टुकड़ा कौन सा है जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा ये वाला हिस्सा है, A E F B C D, ये वाला पूरा हिस्सा। सभी लोग देख रहे हैं ना, ये वाले पूरे हिस्से का एरिया भी चाहिए। फिर इसका एरिया और इसका एरिया दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम उसका एरिया निकालना चाहते हैं। नाउ एरिया ऑफ रीजन, अब कौन से रीजन का एरिया पता लगाना है, A E F B C D A, A E F B C D A, इसका एरिया पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए भी कोई तरीका बना होगा कि इसका एरिया कैसे मालूम करें। बेटा बड़ा सिंपल है, फिर से वही मेथड। क्या करिए, पूरे का एक साथ नहीं निकालना है आपको सिर्फ इतने हाफ पोर्शन का निकालना है, इतने पोर्शन का बस, और इसका बाद में क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इसका एरिया निकालने के लिए भी मुझे, क्योंकि एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। वर्टिकल स्ट्रिप्स, तो ठीक है, कैसे करेंगे, इतने का एरिया निकालेंगे और उसका क्या करना है, डबल करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ABCD A, ABCD A, इसको हम, इसके एरिया को हम A2 माने ले रहे हैं। एरिया ऑफ ABCD A, तो पहले 2 लिखिए, फिर इसके एरिया का फॉर्मूला, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है और हर स्ट्रिप की विड्थ हम कितनी मान लेते हैं, dx है। तो एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया के लिए लगेगा y इंटू dx। ये y कहां से आएगा, तो क्योंकि अगर वर्टिकल स्ट्रिप के दिशा में चलें तो ये एरिया भी वक्र के नीचे का ही तो है, तो वक्र से ही इस y की वैल्यू भी हम लाएंगे। कर्व लिमिट कहां से कहां तक होंगी, dx है तो x एक्सिस से ही लिमिट लेना है और x की ही वैल्यूज लेना है, ये बहुत याद रखें आप। ये एरिया आप x अक्ष की दिशा में चलिए तो ये एरिया कहां से स्टार्ट होता है, a से स्टार्ट होता है। आप ऐसा चलिए तो ये वाला हिस्सा a से शुरू होता है, b पे खत्म। a पर x की जो वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट बनेगी और b पर x की वैल्यू अपर लिमिट बनेगी। a पर x की वैल्यू क्या है, तो ये लोअर लिमिट हो गई, और b पर x की वैल्यू क्या है, 4, तो ये अपर लिमिट हो गई। ठीक है, y की वैल्यू फिर कर्व से निकाल के मुझे लानी है अंडर रूट एक्स या x टू द पावर 3/2। मैं एक काम कर देता हूं, इसकी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा मैं इनको छोटा कर देता हूं।
आप देखें a2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx फ्रॉम a to 4। ठीक है, फिर से पूरा वही होगा, बिल्कुल इसके जैसा आ जाएगा कैलकुलेशन। तो क्या हम थोड़ी सी स्टेप्स कम कर लें? देखो इसमें भी x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, फिर उसमें भी 3/2 बाहर 2/3 बन के निकलेगा। तो ये क्या कर देगा उसको 4/3, बाहर तो 4/3 आ जाएगा इसके जैसा। अंदर क्या होगा, x टू द पावर 3/2 में लिमिट अप्लाई करोगे, पहले 4 लिखोगे तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस फिर a लिखोगे तो a टू द पावर 3/2 ऐसा आ जाएगा। अब 4 टू द पावर 3/2 की वैल्यू क्या होगी? हमने आपको कई बार बताया कि 4 टू द पावर 3/2 का मतलब ये है कि पहले उसका वर्गमूल ले लीजिए, फिर उसका क्यूब कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, फिर 2 का क्यूब कितना 8, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस ये a टू द पावर 3/2, इसको बना रहने दीजिए, और ये वैल्यू किसकी आ गई a2 की। क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम दोनों को इक्वल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 शुड बी इक्वल टू a2। ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल होना चाहिए। ये वाला एरिया a1 है और इस एरिया को हमने फाइंड किया हुआ है a2, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। a1 की वैल्यू आप देखिए कितनी है 4/3 a टू द पावर 3/2। a2 की वैल्यू आपने अभी अभी वहां पर निकाली हुई है 4/3 अंडर ब्रैकेट 8 माइनस a टू द पावर 3/2। 4/3 से 4/3 कैंसिल कर देंगे, इस a टू द पावर 3/2 को आप यहां लेके आ सकते हैं। तो a टू द पावर 3/2 ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, दोनों सेम नंबर हैं, ऐड होके 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 4s are 8, then a to the power 3/2 is equal to 4, then a is equal to 4 to the power। अब ये जब पावर इधर से उधर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, पावर रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो a to the power a is equal to 4 to the power 2/3। दिस विल बी आवर आंसर। a की वैल्यू तो फाइंड करनी थी ना हमको, हमने फाइंड कर लिया 4 to the power 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ जाते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए अपनी अपनी बुक्स में। परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एवं y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है। आप देखेंगे, हमने भी कई बार देखा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन बैंक्स आपके दिखाई देते हैं उन सब में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो कौन कौन सी चीजें दी गई हैं? सबसे पहले एक कर्व आपको दिया गया है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज लीनियर इन y बट क्वाड्रेटिक इन x, मीन्स y में एक घात x में 2 घात है। इस वजह से ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। इसके साथ उन्होंने एक लाइन भी दी है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इस तरह से इन दोनों से घिरा हुआ बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनको ड्रॉ करने के लिए इनके बारे में कुछ नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, हमने इसको इस साइड में लिख दिया, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, अब ये आपको पैराबोला किसकी तरह दिख रहा है? आपने पैराबोला की 4 बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखी हैं,
उनमें से एक के जैसा ये है, उसी से कंपेयर करवा देंगे हम। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर देंगे। x की जगह पर x, y की जगह पर y है, 4a की जगह पर 1, therefore a will be equal to 1/4। ठीक है। अच्छा, अब वही 2-3 बातें आपको फाइंड आउट करनी है। एक तो शीर्ष 0,0, क्योंकि x y दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीर्ष के साथ साथ अक्ष भी पता लगाएंगे कि किस अक्ष पर ये सिचुएटेड होगा। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay को याद करिए, y एक्सिस पर रहता है, ये एक्सिस है y एक्सिस। फेस किस तरफ इसका रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस वाई दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन पे ये आपको मिलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस में इसका फेस रहेगा। बस इतनी जानकारी से ही पैराबोला आप बना सकते हैं। और इसके बारे में सुनिए जरा, ये जो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x आप देख रहे हैं, लाइन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। मॉड्यूलस लगा है और हमें x के बारे में एग्जैक्टली मालूम भी नहीं है कि ये जो x है आपका ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बारे में हमें ये पता भी नहीं है। तो हम ऐसे सिचुएशन पे एक काम करते हैं, जब भी मोड लगा होगा और इस प्रकार की सिचुएशन मिलेगी, आप दोनों प्रकार की कंडीशंस लेकर इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? एक बार उस समय y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जब x 0 या 0 से बड़ा होगा। एक बार y की वैल्यू उस समय भी आपको फाइंड करनी होगी जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है या तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 या 0 से छोटी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो अब आप मुझे आप बताइए, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, मॉड्यूलस को हटाना, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आए थे उस समय मॉड्यूलस को हटाना आपको बताया गया है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मींस x कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। भाई 0 से बड़ा है मींस x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है, अब मुझे बताइए मॉड उसको कैसा बनाना चाहता है? मॉड तो सबको पॉजिटिव बनाना चाहता है। x पॉजिटिव है, मॉड भी उसे प्लस बनाना चाहता है, तो एक प्लस नंबर को प्लस कैसे बना सकते हैं? उसके आगे प्लस लगा दो। भाई एक प्लस नंबर है पहले से ही, हमको भी इसको प्लस बनाना है, तो आप ये सोच सकते हो कि कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। ये प्लस है और मॉड्यूलस तो सबको प्लस बनाना चाहता है, तो किसी पॉजिटिव नंबर को मॉड्यूलस प्लस बनाने के लिए क्या करेगा? अगर ये जरूरी हो कि नहीं कुछ करना ही है आपको, बिना करे हट नहीं सकते आप, तो हम इसके आगे प्लस बिठा देंगे, काम खत्म, अभी भी तो प्लस रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस एक्स। मॉड्यूलस हट भी जाएगा, प्लस एक्स आ भी जाएगा। आप दूसरी कंडीशन को देखिए, आप चाहें तो इससे हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 से छोटा है एक्स, मीन्स x आपका कैसा है? नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है और मॉड्यूलस उसको कैसा बनाना चाहता है? पॉजिटिव। एक नंबर नेगेटिव है और एक कोई दूसरा इंसान है वो उसको प्लस बनाना चाहता है, कैसे कर सकता है? उसके आगे एक माइनस लगा देगा। अरे बड़ा सिंपल है बेटा, एक नंबर पहले से ही माइनस का है, हम उसको प्लस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर दें? एक माइनस हम और लगा दें, हो जाएगा प्लस। तो मॉड्यूलस यही तो करना चाहता है। मॉड्यूलस सबको कैसा करना चाहता है? पॉजिटिव करना चाहता है, और जबकि इस वाले केस में x कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को मॉड्यूलस प्लस कैसे करेगा? आंसर है उसके आगे एक माइनस लगा देगा, तो उसके आगे एक ये माइनस लगा देगा वो। तो x जो कि पहले से ही नेगेटिव है, मॉड्यूलस उसके आगे माइनस लगाएगा, प्लस हो जाएगा, मॉड्यूलस हट जाएगा।
हाँ, कुछ बच्चों के में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मॉडुलस जब हटता है तो हमेशा प्लस ही निशान आता है। हाँ तो आता है, ये भी प्लस ही है। आप देखो दिख रहा है माइनस, लेकिन एक्स तो नेगेटिव है ना आपका, और नेगेटिव में नेगेटिव लगाना तो उसको प्लस करना ही है। दिखने से क्या होता है, दिखता नेगेटिव है बट इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमको दी गई थी, इससे दो लाइंस मुझे दिख रही हैं। एक लाइन y इज इक्वल टू प्लस एक्स, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब दोनों को एनालाइज करना है कि लाइन कहां खींची जाएंगी, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम फिगर ड्रॉ करने चलेंगे। अब लाइन फर्स्ट क्या लाइन है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स। सबसे पहले देखो ये किस टाइप की लाइन है, इसका जो टाइप है वो है y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है mx टाइप की लाइन, और उसमें m की वैल्यू कितनी है, हियर m इज इक्वल टू प्लस 1। m की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, यहां पर tan पाई बाई 4। थीटा इज इक्वल टू, या सीधे आप 45 डिग्री लिख लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब इतना हमने किया, इससे हमको क्या हासिल हुआ, इससे हमको हासिल ये हुआ, पहली बात ये y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, मूल बिंदु से गुजरेगी। दूसरा, m के फॉर्मूले में जो tan थीटा आता है उसमें थीटा होता क्या है, रेखा का धन x अक्ष से झुकाव, लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल। तो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। तो दो बातें, ओरिजिन पॉइंट से गुजरेगी और धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। हम ये नोट कर लेते हैं। नो, पॉजिटिव x एक्सिस से नहीं, सॉरी, मूल बिंदु से गुजरेगी। मूल बिंदु से गुजरेगी तथा प्लस x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। आप इसको गुजरती है लिख सकते हैं, तथा धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। एक तो ये आप याद रखिए। अब दूसरी लाइन का भी जरा जिक्र कर लीजिए, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। लाइन 2, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ये किस टाइप की लाइन है, y इज इक्वल टू mx टाइप की ये भी लाइन है। यहां पर m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। आप जब फिर से ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी 135 डिग्री। tan 135 का मान -1 आता है, तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब इसकी जानकारी बताइए, है तो ये भी y इज इक्वल टू mx टाइप की, तो गुजरनी तो मूल बिंदु से इसको भी है। इसके बारे में भी नोट लिख देते हैं। मूल बिंदु से गुजरती है तथा पॉजिटिव x एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब हमने सब जानकारी हासिल कर ली। अब हम इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर हमको रिक्वायर्ड रीजन मिलेगा। ये हमने x एक्सिस बनाई, इधर x डैश, y और यहां पर ये y डैश। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, O इसका नाम है और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक, सबसे पहले पैराबोला बनाना है मुझे। पैराबोला जो बनेगा y अक्ष पर बनेगा और फेस पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा, शीर्ष 0, 0 रहेगा। शीर्ष यहां पर पड़ेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ऐसे इसका फेस रहना है।
तो पैराबोला तो इस तरीके का बन जाएगा, ऐसे। ये हमने एक पैराबोला बना लिया और इसकी इक्वेशन बेटा क्या है? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और वही पैराबोला तो ये है। तो ये पूरी की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। मैंने दो जगह लिख दिया उसको, पैराबोला बन गया। शीर्ष नाभि की हमको जरूरत नहीं है, हमने नहीं बनाया। अब लाइंस की बात करिए। पहली लाइन है, मूल बिंदु से निकालना है उसको और धन एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, ओरिजिन पॉइंट से पास होगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। आप देखिए इस टाइप की लाइन हो सकती है वो। ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन पॉइंट से हमने गुजार दिया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री एंगल भी बना रही है। ठीक। दूसरी लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी ओरिजिन पॉइंट से पास होगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। 135 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? 90 से ज्यादा होगा वो एंगल, तो यहां से यहां तक आएंगे तो 90 होगा और आगे मुझे जाना पड़ेगा। कैसे बनेगी वो लाइन? देखिए ऐसे है, मुझे लाइन को ड्रॉ करना रहेगा। इस तरह से मैं वो लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अब आप देखिए यहां से ये वाला एंगल 135 डिग्री का हो भी जाएगा, इट इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक। फिगर तो बन गया। मुझे एरिया किसका पता लगाना है? तो आंसर है इस पैराबोला और इस लाइन से जो भी एरिया बाउंडेड है, जो भी रीजन बाउंडेड है, बस उसका एरिया आपको पता लगाना है। कहां है वो रीजन? अब आप देखिए फिगर में और अब आप बता सकते हैं। इस लाइन को जब हमने स्प्लिट किया तो ये दो लाइंस बनी हैं, एक ये वाली बनी है और एक ये वाली बनी। तो दोनों लाइंस और पैराबोला के बीच में कौन सा एरिया है जो बाउंडेड है? ये वाला एरिया है बेटा, और ये वाला भी है। याद रखिए केवल एक साइड का हो ऐसा नहीं है, लाइन और पैराबोला के बीच ये वाला हिस्सा भी है, लाइन और पैराबोला के बीच में ये वाला हिस्सा भी है। दोनों का एरिया मुझे पता लगाना है। और एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि जो हमारा पैराबोला है वो y एक्सिस से सिमेट्रिक है, दोनों तरफ बराबर सममित रूप से फैला है। लाइंस की इक्वेशन भी जो है, जो लाइन बनी हुई है उसके मुताबिक लाइंस भी ऐसी बनी हुई हैं कि इस एक टुकड़े का एरिया इस दूसरे टुकड़े के एरिया के बराबर ही आएगा। बात समझ आई आपको? दोनों एरियाज बराबर ही होंगे, लेकिन हमको तो दोनों का पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? किसी एक का पता लगा लेंगे, डबल कर देंगे, बस। नहीं समझ में आया? दोनों का निकाल के ऐड करेंगे, ऐसा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इन दोनों रीजन में से किसी एक का पता लगा लीजिए एरिया और उसको दोगुना कर देना। तो अगर इसका आपने पता लगा लिया, दोगुना कर दोगे तो इसका भी उसी में शामिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको कुछ? तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है जिसका एरिया हमको पता लगाना है? रिक्वायर्ड रीजन है, यहां पर इसको कुछ नाम दे दो। ओ इसका नाम है, इस जगह पर हम नाम दे देते हैं ए, इसका हमने नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इस जगह का नाम रख दिया डी। तो रिक्वायर्ड रीजन कितना होगा आप ध्यान से देखें। फिगर पहला तो इधर वाला है ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, एंड इसके साथ साथ ये वाला एरिया भी रिक्वायर्ड है हमें। फिगर
OCDO, OCDO, ये समझ आ गया। और इसी का एरिया बेटा हमको फाइंड करना है, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एरिया रिक्वायर्ड रीजन का कैसे निकालना है? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, अभी अभी क्या हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इन दोनों में से किसी एक का एरिया निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो डबल कर देंगे किसका? एरिया ऑफ रीजन। किसका डबल करेंगे बताइए आप? इधर वाले का करते हैं, फर्स्ट का कर लो, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो आपको आसान रहेगा कैलकुलेट करना। एरिया ऑफ रीजन OCDO, ठीक है। अच्छा, उस एरिया को फाइंड ही कैसे करेंगे, अब ये हमें सोचना है थोड़ा। ये हमने एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन को A मान लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रीजन OCDO, इसको फाइंड ही आप कैसे करोगे, पहले यही डिसाइड कर लेते हैं। इसको बेटा हम ऐसे फाइंड करेंगे, थोड़ा आप याद करिए, जब आपको इसका बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा था, उस वक्त आपको एरिया बाउंडेड बाई अ कर्व एंड अ लाइन, एक वक्र और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सिखाया गया है। यहां पर जो फिगर बना है वो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां से ऐसा एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के नीचे पूरा हम एक्स एक्सिस तक का एरिया पूरा निकाल लेंगे, पूरे का। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व के नीचे ये जो कोना आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे केवल हम। पूरे एरिया में ये कॉर्नर माइनस कर देंगे, अपने आप ये वाला टुकड़ा निकल के आ जाएगा। समझ नहीं आया? आया कुछ समझ में? अब फिर से ध्यान से देखिए, ये आपका फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ है, ऐसा, सॉरी, ये फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ है। हमने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इस लाइन के नीचे पूरा एक्स एक्सिस तक का एरिया फाइंड कर लीजिए इंटीग्रेशन करके। उसके बाद इस कर्व के नीचे का केवल ये वाला एरिया फाइंड कर लीजिए। देखो, लाइन के नीचे का निकालोगे तो पूरा उसमें आ जाएगा, और कर्व के नीचे का निकालोगे तो क्या ये हिस्सा कर्व के नीचे है? कर्व के नीचे तो ये है, तो इसका एरिया आ जाएगा। फिर उस एरिया को आप क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जब पूरे में ये नीचे वाला टुकड़ा माइनस कर दोगे तो अपने आप यही बचेगा ही। समझ आया? बस यही करना है हमको। तो हमने क्या करना है, यहां नोट करना है। पहले सबसे पहले लिखेंगे आकृति, इसका भी कुछ नाम रखना पड़ेगा हमको। हम परपेंडिकुलर है, नाम एन रख देते हैं। आकृति OND, O का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे आकृति ONDCO का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहां पर अब हमको लिख लेना चाहिए इसको। यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर। इसकी बहुत लंबा जरूरत नहीं है, हम इतना छोटा कर देते हैं इसको। ये सब भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, छोटे कर दिए हमने। सबसे पहले एरिया किसका, ONDO, एरिया फिगर ONDO माइनस एरिया ऑफ फिगर ONDCO, एरिया फिगर ONDCO, ये माइनस कर देंगे। अब ये एरियाज फाइंड ही कैसे करेंगे, आप इन पर जरा थोड़ा सा सोचिए, आप किन एरियाज को फाइंड ही कैसे किया जाए। सबसे पहले इस लाइन के नीचे पूरा ये हमें फाइंड आउट करना है। बेटा उसके लिए मैं एक चीज बताऊं, आपको इस लाइन और इस पैराबोला का ये कटान बिंदु चाहिए होगा।
आप कटान बिंदु नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये काम नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई का हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं जरा। ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैं यहां पर आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा। रेखा y इज इक्वल टू एक्स तथा वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का प्रतिच्छेद बिंदु, और वो प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? बी नहीं, सॉरी डी। आप देखिए इस बिंदु पर ही तो ये लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालें? दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे? दोनों को सॉल्व करते थे। तो दोनों सॉल्व कर देंगे। y की जगह पर हम x लिख देंगे, क्योंकि y की वैल्यू x है ना, वो यहां लिख देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और y की जगह पर x, इसको आप इधर लेते आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू एक आ गई 0 और एक आ गई 1। अगर x की वैल्यू 0 और 1 है तब y की वैल्यूज क्या होंगी बेटा? y की वैल्यू तो x के ही बराबर है। अगर x 0 तो y भी 0, अगर x 1 तो y भी 1, तो y की वैल्यू भी 0 और 1 ही आ जाएंगी। देयरफॉर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो कितना आएगा? एक आएगा 0,0, एक आएगा 1,1, 0,0 एंड 1,1। अब हो सकता है आपको एक प्रॉब्लम होगी कि ये लाइन तो इस परवलय को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, पर बिंदु तो 2 आ गए। तो ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन इस परवलय को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए गौर से, ये वाली लाइन जब हमने इसे ड्रॉ की तो पैराबोला को एक तो पॉइंट डी पर इसने काटा और एक पॉइंट ओ पर भी जाके इसने इंटरसेक्ट किया है। इसलिए इन दोनों के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला कहां का पॉइंट है? ओ वाला छोड़ दीजिए। ये वाला कहां का है? डी वाला। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने मिले? 1,1। अब आपको समझ आ रहा है ना सारा कुछ? हाँ, कुछ भी टफ नहीं है। आप भले आहिस्ते से 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते चल जाएं, ठीक है? अच्छा, अगर बेटा ये 1,1 है, इसका क्या मीनिंग है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,1 कैसे हुए होंगे? आंसर है, जब हम मूल बिंदु से यहां तक पहले 1 डिस्टेंस आए होंगे, फिर यहां से ऊपर 1 डिस्टेंस गए होंगे, तभी तो 1,1 इसके कोऑर्डिनेट बन गए। अच्छा, तो क्या आप मुझे अब पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? 1,0। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हमने अभी लिखा है? 1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0, और ये x एक्सिस पर है तो y पार्ट इसका 0 हो जाएगा। तो n भी आ गया अब तो हमारा। अब हम बड़ा आसान है लिए करना। तो चलिए एरिया फिगर ONDO निकालिए। ONDO लाइन के नीचे का पूरा, इसमें x एक्सिस इन्वॉल्व है। तो मैं स्ट्रिप कैसी बनाना चाहता हूं? पट्टी। मैं पट्टी यहां पर ऊर्ध्वाधर ही बनाना चाहता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप ही काम आएगी। आप इस तरीके से ऊर्ध्वाधर पट्टियां ही बनाएंगे। तो पहले ONDO का एरिया मुझे बताइए। ONDO, बहुत ध्यान से सभी लोग मुझे इसको बताइए, मैं क्या लिखूं? वर्टिकल स्ट्रिप बनी है, यहां पर इसकी विड्थ dx मान लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? y इंटू dx।
अब सबसे पहले ये बताइए मुझे कि y इंटू डी एक्स में जो y है इसको कहां से लाएंगे, कर्व से या लाइन से? लाइन से लाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ONDO अगर हम इस एरिया में इस पट्टी के अनुदिश चलें तो ये एरिया देखो लाइन के नीचे का, अगर लाइन के नीचे का है तो फिर y की जगह जो y की वैल्यू लाओगे वो लाइन से ही निकाल के लाओ आप। अदरवाइज बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो यहां पर y चाहिए वो ये वाला चाहिए या ये वाला मुझे चाहिए, ये कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं समझ में आया? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने नोट भी कर दिया लाइन, तो हमें याद बना रहेगा कि यहां जो y की वैल्यू लिखनी है वो लाइन से ही मुझे लानी है। ओके, इसके बाद माइनस हाँ लिमिट भी तो बताइए इसकी। लिमिट, ये एरिया जो हमने ONDO लिए कहां से कहां तक फैला हुआ है, और फिर से dx है तो x एक्सिस पर कहां से कहां फैला हुआ है, x एक्सिस से लिमिट लेना है, x की ही वैल्यूज लेना है। बेटा ये एरिया x एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है पूरा, देखा? तो लोअर और अपर लिमिट क्या होंगी? यहां पर x की वैल्यू 0 लोअर लिमिट बन गई, यहां पर x की वैल्यू 1 अपर लिमिट बन गई। सो फ्रॉम 0 to 1, ठीक है? अच्छा, माइनस में आ जाते हैं। एरिया ऑफ ONDCO, ONDCO इस कर्व के नीचे का एरिया हम निकालने के लिए आ रहे हैं, ये वाला। इसके लिए भी तो ये वर्टिकल स्ट्रिप ही काम करेगी आपके। उसमें भी एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? y इंटू डी एक्स। लेकिन इस बार y कहां से लाएंगे, लाइन से या कर्व से? फिर से देखिए आप कौन सा एरिया निकाल रहे हो, ONDCO, ध्यान से देखो, ONDCO ये वाला एरिया निकाल रहे हो ना? तो ये एरिया किसके नीचे का है? कर्व के नीचे का है। लाइन के नीचे का हम कर चुके। अगर ये एरिया कर्व के नीचे का है तो फिर ये y भी कहां से आना चाहिए? कर्व से आना चाहिए। ये y लाइन से नहीं आना चाहिए, कर्व। अब लिमिट्स को भी जरा डिसाइड करके बता दो क्या होंगी। तो ये एरिया देखो dx लगा है, x एक्सिस पे ही ढूंढना है और x की ही वैल्यू लेनी है। ये वाला जो कॉर्नर है कर्व के नीचे का, ये x एक्सिस पर कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये भी तो बेटा यहीं से यहीं तक फैला हुआ है। आप देखो यहीं से ये एरिया स्टार्ट हो जाता है। मैंने लाइन मोटी बना दी तो यहाँ एरिया नहीं दिख रहा है आपको, अदरवाइज यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर ये भी जाके खत्म होता है। यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 1, सो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट विल बी 1। अब हमने इसे कैलकुलेट भी कर लेना है, कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू लाइन से y का मान निकाल के लाइए, आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो बार बार आपको ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लाइन से y की वैल्यू लाइए। ये वाली लाइन ली है ना आपने, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। तो y की जगह मुझे क्या लिखना है? x dx फ्रॉम 0 to 1 माइनस इस 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से हमने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ कर्व से y की वैल्यू कितनी आएगी? कर्व से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, dx फ्रॉम 0 to 1, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दीजिए। 2 x का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो वो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें लिमिट्स को अप्लाई करना रहेगा मुझे, देखते हैं, यहां कर देते हैं। a इज इक्वल टू 2। पहले एक काम करें, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें आप, तो इस 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया, यहां का 2 हट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो 1 स्क्वायर, x की जगह 1 लिखा ना,
1 स्क्वायर, फिर माइनस इसी x की जगह 0 लिखेंगे, 0 स्क्वायर, इसका काम हो गया, माइनस लगा दिया, ये 3 बाहर कर लो तो 2/3, अंदर x क्यूब में लिमिट लगानी है, पहले x की जगह 1 लिखो तो 1 क्यूब, फिर माइनस इसी x की जगह 0 लिखो, 0 क्यूब, ठीक है। देन a इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट टर्म में तो केवल 1 ही बचेगा, माइनस यहां भी ये तो 0 ही है, इसका क्यूब करके 1 आएगा, 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2/3, देन a विल बी इक्वल टू 3 1 3 माइनस 2, 1/3, एंड बिकॉज दिस इज अ एरिया तो हमको इसके साथ में वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसका एरिया कितना आ गया पूरे का, इसका और इसका दोनों का टोटल मिला करके 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो आज हम लोग इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।